तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। जी। और आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके लाखों जो आपको फॉलो करते हैं उन्हें भी जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपका सामाजिक जीवन के प्रति जो समर्पण है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हमारा जो जन्म हुआ वो गाजीपुर ज़िले में हुआ जी। और गाजीपुर जो ज़िला है, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको शहीदों की धरती बोलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हाई स्कूल करने के बाद 10th करने के बाद उसकी जो पहली इच्छा होती है वो देश के लिए होती है। वो या तो आर्मी में जाता है, फोर्स में जाता है, और उसकी वही इच्छा होती है कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मर-मिटें। और सेकंड जन्म हमारा वहाँ हुआ और हमारी जो पालन पोषण हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी सारी जीवन की जो मेरी कर्म भूमि रही वो अयोध्या रही। तो फर्स्ट क्लास से लेकर के यानी कि LKG से समझ लीजिए मैं इंटर तक की मेरी पूरी पढ़ाई अयोध्या में हुई। अच्छा। सारा जीवन मेरा यहीं बीता। पढ़ाई के बाद एक्चुअली मेरे फूफा जी को यहीं अयोध्या ले आया बचपन में, 85 में, 1985 में। जी। तो सारी मतलब पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग सब मेरा यहीं हुआ। इंटर तक मैं यहीं पढ़ाई किया। तो मेरी कर्म भूमि जो है वो अयोध्या। तो जन्मभूमि गाजीपुर होने की वजह से जो मेरे रक्त में जो अपने राष्ट्र के प्रति अपने बिल्कुल समर्पण है वो वहाँ से मुझे ऊर्जा मिली। और जो धर्म के प्रति मेरा जो लगाव बढ़ा अपने, वो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। तो वही जीवन में है मेरे कि अब मेरे लिए अपना राष्ट्र, अब मेरा धर्म, वो सम्मिलित होकर के एक करणी सेना नामक एक संगठन के रूप में जो है सामने आए। जी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपका जीवन में परिवर्तित किया हो सामाजिक सेवा करने के लिए और समाज को सशक्त बनाने के लिए? कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ को चेंज किया हो, टर्निंग पॉइंट रहा हो? देखिए, बचपन से ही मुझे लग कि अपने पूर्वजों के महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, शिवाजी महाराज, इनकी किताबें पढ़ने की मतलब आदत थी। और मैं अगर फिल्में भी देखता था तो इनकी जीवन के बारे में ऐसी फिल्में देखता था जो अपने देश, अपने धर्म पे से मतलब हो। तो अंदर से एक प्रेरणा थी बचपन से ही कि मतलब कुछ करना है बड़ा होकर तो देश धर्म के लिए करना है। हालांकि हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं भी फोर्स में किया। अच्छा। हाँ, ट्राई भी किया? हाँ, ट्राई किया, हो भी गया था हमारा। अरे वाह। लेकिन घर वालों के थोड़ा ये था कि मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा नेचर एग्रेसिव नेचर का था। तो मेरे माता पिता, मेरे बुआ ने कहा कि नहीं, तुम्हें फोर्स में नहीं जाना है। उनका मतलब पूछा, उनका ये था कि जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। एक लगाव जो है हाँ, कहीं ना कहीं परिवार। ये था कि ऐसा उसका दिमाग खराब है, गर्म रहता है थोड़ा सा, तो ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा, इसको जाना नहीं है, तुम नौकरी करो चाहे ना करो, तुम घर पे रहो, लेकिन जो है तुम्हें फोर्स में नहीं जाने देंगे, आर्मी में नहीं जाने देंगे। तो घर वालों ने जब मना किया तो फिर मैं आर्मी नहीं कर दिया। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो कोई छोटा सा कि आपके दिमाग में आया होगा या आपके लाइफ में ये चीज़ आई होगी कि अब मुझे संगठन के रूप में जो है समाज को सेवा देने का काम करना? फिर मैंने उसके बाद HM किया, होटल मैनेजमेंट किया मैंने। मैंने मेरठ में है IHM, मेरठ JPIHM, वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैंने जॉब भी की। 2008 से लेकर 2010 तक मैंने जॉब की। जी। लेकिन जॉब के दौरान सब कुछ चीज़ें ठीक थी, एवरीथिंग। लेकिन मन में एक कसर रहता था कि जीवन में जो है अगर मैं पैदा हुआ हूँ उस पृथ्वी पर तो पैसे कमाने के लिए या सांसारिक सुख को लेने के लिए नहीं, कुछ जीवन में ऐसा करना है कि जाने के बाद भी दुनिया एक बार हमको याद रखे, दो चार समाज के लिए जो है कुछ ना कुछ करना है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया जॉब, वापस आया। फिर सोचा कहीं कोई प्लेटफॉर्म था नहीं उस टाइम, फिर ये था कि चलो कुछ कर। फिर मैंने ठेकेदारी भी किया, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो 2010 से लेकर के 2014 तक किया। लेकिन साथ में मैं समाज के लिए कार्य करता रहता था, समाज के लिए कार्य करता था। और भी धार्मिक जो भी चीज़ें होती है, इसमें आप कभी फेसबुक में खोलेंगे स्टार्टिंग से 2010 से देखेंगे, बिल्कुल 2025 चल रहा है, तो आपको दिख जाएगा बहुत से ऐसे कंटेंट कि मैंने समाज के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। मतलब जब करणी सेना नहीं था तब भी मैं कार्य किया करता था। फिर 2016 में करणी सेना में एक पद मिला मुझको, प्रदेश उपाध्यक्ष का। और धीरे धीरे समाज के लिए कार्य करते 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 आज मैं करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अभी इधर हम देखते हैं कई सामाजिक मुद्दों पे आप उठाते हैं, अपना प्रश्न उठाते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं। और हम लोग देखते रहते हैं कि आप राष्ट्र के प्रति काफ़ी भावनात्मक हैं। तो ऐसे किसको फॉलो करते हैं जो ये एग्रेशन और जो ये भावना दोनों एक साथ है, ही है, किसको फॉलो करते हैं जो ये एग्रेशन आ जाता है? हमारे लिए तो भाई हमारे आदर्श मेरे भगत सिंह हैं और महाराणा प्रताप को ने पढ़ा है, जिन्होंने सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया कभी। उन्होंने
घास की रोटियां खाई। वो चाहते तो समझौता कर सकते थे बाबर से और अपना आराम से अपने राज्य को लेकर के, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान को सर्वोपरि समझा और अपने आत्मसम्मान की वजह से ही आज उनका जो आज एक नाम जिंदा है जी, तो उनके आत्मसम्मान की वजह से। नहीं, बहुत से राजा थे जिन्होंने मुगलों से समझौता कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई याद नहीं करता, वो सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपना। तो एक जो आत्मसम्मान की जब बात आती है तो मेरा जो प्रेरणा स्रोत है वो महाराणा प्रताप है, और जब राष्ट्र की बात आती है तो वो मेरे लिए भगत सिंह है। भगत सिंह कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, पर उन्होंने अपने राष्ट्र से गद्दारी नहीं की, अपने देश से गद्दारी नहीं की, और स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ा। तो हमको ऐसे ही देश के युवाओं को भी प्रेरणा देनी चाहिए, और प्रेरणा केवल शब्दों में नहीं या पढ़ करके नहीं, जब तक आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। अगर मैंने महाराणा प्रताप को पढ़ा तो जीवन में उतारा कि स्वाभिमान समझौता नहीं करना है। तो मैंने कभी भी अगर राष्ट्र की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो मैंने समझौता नहीं किया, मैंने लड़ाई लड़ा अंत तक। राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है आपने महाराणा प्रताप जी और भगत सिंह जी से जो है प्रेरणा ली, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक सेवा में आप इतना लीन होकर एकदम समर्पण देके, ये आपको एकदम सारी चीज़ों से अलग करती है। और मुझे लगता है कि आप जो है समाज के प्रति जितना जागरूक रहते हैं, उसमें आप अपने पर्सनल और पारिवारिक जो समय देने का है वो आप काफ़ी कम देते हो। मैं देखता भी रहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद जो है आपके इसी समर्पण की वजह से जो है लाखों लोग जो है, लाखों युवा जो है आपके साथ में हैं। तो अभी कुछ जैसे कई मुद्दे देश में चल रहे हैं, और इस वक्त कई मुद्दों में से एक सबसे बड़ा मुद्दा तो लोग ये उठाते हैं कि गौ सेवा, गौवंश की रक्षा के लिए। तो उस पर आपका मतलब क्या, कैसे मतलब गौवंश का संरक्षण कैसे हो सकता है? देखिए, सरकार की जो एक वो है कि गौशालाएँ खोल दो और गौशालाओं में उनको चारा वगैरह सब करते हैं। देखिए, जब तक आप दिल से नहीं करेंगे, ये तो अब व्यवसाय बन गया है कि गौशाला खोल लो, सरकार से अपना धन लो और उस धन का उपयोग अपने हित में करो। हमने तमाम गौशालाओं में देखा जिनमें गाँव की मतलब गौ की स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति है। तमाम, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे गौशालाओं की स्थिति। तो एक रोजगार, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार नहीं दे पा रही। जिस हिसाब से पैसा बजट खर्च कर रही है, ऐसा नहीं बजट नहीं खर्च कर रही है, अच्छा खासा बजट तो बहुत अच्छा खासा दे रही है, लेकिन कमी किस स्तर पे है? वो जमीनी स्तर पे कमी है कि उनके रख रखाव से लेकर के उसकी मॉनिटरिंग सही सरकार नहीं कर पा रही है। उस पैसे का उपयोग जो गौशालाओं का जो देख रेख कर रहा है, जो उसका मालिक है, जिनको उन्होंने आवंटित किया है, ट्रेनिंग मतलब देखना चाहिए जाके बार बार, वीकली देखना चाहिए, ये नहीं कि मंथली, वीकली जाकर देखें क्या स्थिति गायों की है, और गायों की स्थिति क्या है। उनके तमाम डेड बॉडीज आपको मिल जाएंगी। हाँ, वो तो देखते रहते, कई वीडियो सोशल मीडिया पे आती है। लेकिन अब ये इन सब चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई तब तक नहीं कर सकते जब तक हम शासन सत्ता में ना हो। अच्छा, हम देख सकते हैं, हम फ़ोन करके ये कह सकते हैं कि भाई उसको जो अपने स्तर से हम कर सकते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से करते हैं। तो तमाम 12 का मामला मेरे सामने आया था। अच्छा, अभी उससे पहले मिल्कीपुर में एक मामला आया था। तो हम लोग अपने स्तर से कार्य करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी कई मामले मेरे पास है, तो हम लोग इस पर कार्य करते हैं। बस ये है कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जहाँ भी स्थिति अगर ऐसी है कि जहाँ पे गौशालाओं में या फिर रोड पर भी कहीं कुछ गौवंश अगर स्थिति खराब है, तो अपने संगठन के लोगों को वहाँ भेज करके उनकी जो भी स्थिति मदद हो पाए हम लोग किया जाता है। गौ सेवा तो सब परम सेवा है, और उसमें जो है माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। और इस वक्त जो सभी लोग, लगभग सभी लोग जो हमारे शंकराचार्य भगवान हैं और भी लोग हैं, सभी लोग जो है गौ सेवा का सबसे पहले बात करते हैं। और हमारे देश में गौ सेवा को लेके कई सालों से और कई दशकों से संघर्ष चला आ रहा है, और इस वक्त जो देश का माहौल है वो बहुत ही अलग चल रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा यूजीसी। इसमें एक बहुत बड़ा मतलब बैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है। तो इसमें क्या इफ़ेक्ट करेगा, इसमें कौन इफ़ेक्ट करेगा? क्या माननीय योगी जी को इफ़ेक्ट करेगा, या फिर जानबूझ के ऐसी चीज़ों को लाया गया है कि योगी जी के ऊपर ये इफ़ेक्ट करे? जी नहीं, देखिए, जो यूजीसी लाया गया है, मैं किसी भी कानून का विरोध नहीं करता हूँ। यूजीसी का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि SC ST या OBC और सवर्ण जो है, अगर इन चारों को मिला करके अगर ये कानून बनता तो किसी को आपत्ति नहीं। हाँ, कानून जो होता है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी लूज पॉइंट आप देंगे, आप एक वर्ग को, अब मेरे 2 बच्चे हैं,
एक बेटे को मैं खूब अच्छी व्यवस्था दूँ, सुख सुविधा दूँ, अब दूसरे को मैं निगलेक्ट करूँगा तो वो उन दोनों में भी आपसी क्लेश होगा। और एक बच्चा जिसको मैं अगर नहीं करूँगा वो भी मुझसे भी अपने अंदर उन्हीं एक भाव खराब लगेगा। तो वही स्थिति है कि हम लोग तो सब भाजपा, भाई सरकार जो है भाजपा की है, तो हम लोग सब, आप सबको एक नज़र से देखो ना। आप SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे सवर्ण हो, आप सबको एक नज़र से देखो। आप ऐसा रूल रेगुलेशन बनाओ कि उसमें सभी वर्ग संरक्षित रहें, कोई अपने आप को असहज न महसूस करे। अब उस कानून में ऐसा है कि आपने SC ST OBC को बनाया, लेकिन उसमें आपने सवर्ण को नहीं शामिल किया, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर सवर्ण का बच्चा कहीं पर उसके ऊपर आरोप लगता है तो वो अपने आरोपों को निराधार, अगर उस निराधार आरोप लगता है तो वो कहीं ये नहीं कर सकता है, कोई इसमें ऐसा बचाव नहीं कर, हाँ, कोई इस कानून में कोई ऐसा बचाव पक्ष नहीं है कि उस पर डिनाई हो सके। तो बस यही है सवर्ण समाज की मांग कि भाई हमको भी इसमें शामिल किया जाए और समान पारदर्शिता हो, समान अधिकार हो, समान कानून हो। भाई एक देश एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक देश एक कानून। जैसे UCC का आप ला रहे थे और UGC ले आए। इसीलिए देखिए, हम लोग करणी सेना की बात अगर करते हैं तो अब सब राजपूतों का संगठन है, मानता हूँ, लेकिन हमने उसमें इसीलिए सवर्ण क्या बोलते हैं सनातन प्रकोष्ठ बनाया, और सनातन प्रकोष्ठ में सभी जातियाँ सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ मौर्य नहीं है, हमारे साथ धोबी नहीं है, हमारे साथ जो है SC समाज का भाई नहीं है, दलित नहीं है, पासी नहीं है, सब हमारे साथ संगठन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप 12 अंक की जाइए, 38,000 के करीब हमने सदस्यता कराई है, जिसमें सभी वर्ग सम्मिलित हैं। अच्छा, बहुत बड़ा नंबर है जी। और जैसे अयोध्या में भी अगर हमारी कोई पर्सनल बात आती तो सर्व समान मेरे साथ होता है। राणा प्रकरण में ऐसा नहीं था कि हमारे खिलाफ दलित समाज था, दलित समाज के बहुत लाखों कार्यकर्ता हमारे साथ उस प्रोग्राम में समर्थन में थे जी। इवन यहाँ से मुसलमान भाई भी हमारे लिए गए थे अयोध्या से। तो हम किसी जाति या धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं, गलत शब्द, गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, व्यक्ति का विरोध करते हैं, ना कि उसकी जाति का, ना उसके धर्म का। बिल्कुल, वो तो बात अपनी संस्कृति पे थी, वहाँ पर तो कोई जात से मतलब था ही नहीं। कानून अगर है तो निष्पक्ष कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी कोई बेगुनाह फंसे ना, और कोई जो है अपराधी बचे ना। तो इसमें जो अभी काफ़ी बयान आ रहे हैं, अभी योगी जी का बयान आया कि जो है अब कोई नया जिन्ना अगर पैदा होगा तो उससे पहले उसको दफन करना है। तो इससे क्या देखा जा रहा है कि मतलब ये जिन्ना क्या उनका एक कहाँ से वो जो है देश का विभाजन करेगा, वो उसको महाराज जी भी देखेंगे, उसको करणी सेना भी देखेगी। बिल्कुल, देश का विभाजन करने वाली कोई भी नीति सफल नहीं होगी। देखिए, जो जातिवाद की बात करेगा देश में, वो कभी राष्ट्र की बात कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात। जातिवाद करने वाला अगर कोई गांव है तो कभी वो गांव हमेशा पिछड़ा रहेगा, कोई प्रदेश है तो हमेशा पिछड़ा रहेगा, कोई देश है तो हमेशा पिछड़ा रहेगा। जो देश जातिवाद से अलग है वही देश आज उन्नत कर रहा है। आप इजराइल से देख लीजिए, इजराइल की स्थिति। बिल्कुल, इजराइल में कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ एक धर्म है, एक संप्रदाय है। और बांग्लादेश देख लीजिए, उसका कितना बड़ा तो इसको हमारे देश के नेताओं को समझना पड़ेगा कि जब आप जातिवाद की बात करोगे, हमको जातियों में बांटोगे, श्रवण में बांटोगे, SC ST में बांटोगे, OBC में बांटोगे, नीचे ऊपर करोगे। आज अगर देश में अगर वाकई देखा जाए ना तो यहाँ पे केवल 2 वर्ग है, अमीर और गरीब। सही बात। यहाँ सिर्फ अमीर है। आप DM साहब हैं, आप चाहिए किसी DM साहब को SC समाज का DM होगा, और वहीं अगर चपरासी कोई ब्राह्मण और ठाकुर होगा ना तो पहले आदमी आएगा तो DM साहब का पैर छुएगा, भले SC समाज का है लेकिन उसका पैर छुएगा, और चपरासी से नमस्कार भी नहीं करेगा अगर वो ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज का है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जाइए, अगर करोड़पति है, वो दलित समाज का है, किसी भी OBC समाज का है, तो आपको उस दलित समाज के बिजनेसमैन को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और उन्हीं के आप पंडित जी या ठाकुर साहब कोई प्यून है, कोई वो है, तो उनको कोई पूछने भी नहीं जाएगा, ना नमस्कार करेगा। तो आज का जो दौर चल रहा है ना, वो सिर्फ गरीब और अमीर का चल रहा है। पैसा सबको बराबर करने वाली चीज़ है। समाज को, नेताओं को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को समझना चाहिए कि हमको बराबरी का अगर दर्जा देना तो पैसों में जो गरीब है उसको अमीरी पे लाओ। सही बात है। आप इक्वल करो ना, आप जब बराबर कर दोगे सब बराबर हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद तो खत्म ही हो जाएगा। फिर जो गरीब है उनको रोजगार दो। बिल्कुल, आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, आप ले आ रहे हो ऐसा कानून कि अच्छा खासा माहौल चल रहा था पूरे देश में, कितना धर्ममयी माहौल था, कहीं हिंदू यात्रा निकल रही है, कहीं सनातन यात्रा निकल रही है, इतना अच्छा माहौल था, पूरे इस माहौल की ऐसी तैसी कर दिया कानून ने। किसको उसने बिगाड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, भाई लड़ाया किसको? भाई लड़ा ना आज तो। बिल्कुल लड़ रहा है। हमारे साथ बहुत से भाई हैं जो दलित समाज के हैं, बहुत से भाई हैं जो यादव समाज के हैं, बहुत से भाई OBC समाज के हमारे साथ उठते बैठते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज उनके मन में है ना कि सनी भैया जो है हमारा जो है विरोध कर रहे हैं UGC का। तो इसका मतलब हमारा विरोध कर रहे हैं, हम कानून का विरोध कर रहे हैं, ना कि उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में आएगा ना कि भैया हमारा विरोध कर रहे हैं।
हमारे लिए मैं उनके दिल में हमेशा ये है कि अगर उनके साथ अन्याय होगा, सन्नी सिंह सबसे पहले, हमने कभी जातिवाद की राजनीति की ही नहीं, मैंने मुझे कभी जीवन में करनी, इसलिए मैंने राजनीति सबसे बहुत दूर हूँ मैं। बिल्कुल सही बात। अगर इंसान को राजनीति करनी हो तो वो सोचेगा कि यार कहीं हमारा ठाकुर वोट ना खड़ा हो जाए, पंडित वोट ना खड़ा हो जाए, या दलित वोट ना खड़ा हो जाए। हमको तो सोचना नहीं, हम तो सही और गलत की बात करते हैं, गरीब अमीर की बात करते हैं, समाज के प्रति सेवा कर। हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, देश राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, बाकी राजनीति से बहुत दूर है। जीवन में अगर राजनीति में उतरेंगे तो भी समाज अपने राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य किया जाएगा। राजपूत हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, तो जो है ये जो जातियां हैं ना अपने आप मजबूत हो जाएंगी। अभी जैसे बांग्लादेश का एक प्रकरण हुआ था, इसमें पूरे देश में ये फैला कि जो है यहाँ भी वो हाल हो जाएगा, तो क्या ऐसी क्षमता है यहाँ पर? जो देखो, एक सब कहने की बात है, हम बताएं आपको जी, 500 साल पहले, हजारों साल पहले मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण किया था, ठीक है, मुट्ठी भर आए थे, तब हम क्या था, तो हम अनपढ़ थे, गंवार, उस टाइम हम अनपढ़ गंवार थे। आज हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, सही बात। और उस समय चंद मुट्ठी भर लोग आए और हमारे पर कब्जा कर ले गए, क्योंकि हमारे में एकता ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अगर आज हमारे में एकता नहीं तो भी माहौल हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज का बच्चा जो हमारा 2000 में पैदा हुआ है, वो आज उसकी उम्र 25 ईयर्स है, और जो 25 साल का बच्चा अपने राष्ट्र अपने धर्म के प्रति समर्पित हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। सही बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है ना कि अल्पसंख्यक, अगर आप बहुसंख्यक पे राज कर रहा है तो कमी किसकी है? बहुसंख्यक कमी है। ये हमारी कमी होगी कि वो हमारे ऊपर राज कर लिया, हमारे ऊपर कर लिया, अल्पसंख्यक कमी नहीं है ये। सही कह रहे हैं। समझिए आप। तो हमको हम अगर पाकिस्तान मतलब कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हमारे राष्ट्र के बारे में गलत सोचेंगे, धर्म के बारे में गलत सोचेंगे, तो उसके लिए समझ लीजिए करणी सेना ही पर्याप्त है, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये कि हमारे अन्य जाति समुदाय के जो भाई हैं वो हमको इस चीज़ को सपोर्ट करें हमारा। बिल्कुल करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप घर में बैठो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बिल्कुल। अब बस आप हमको सपोर्ट करो, हमको समझो। आप हमको जब कहते हो कि मुगलों की ये है, मुगलों को वह, आज हमारी संख्या अगर हिंदुस्तान में कम है ना, अगर हम कहते हो कि आप 5% क्या कर लोगे, 5% ने ही कुर्बानी दी अपने राष्ट्र अपने धर्म के लिए, कटे मरे। सही बात है। तब हमारी संख्या 5% हुई। ऐसा नहीं था कि हमारे पास बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई। सही बात। बच्चे पैदा करने की क्षमता थोड़ी कम है हमारे। सही बात। लेकिन हमारे लोगों समर्पण दिया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, कटे हैं, इस वजह से हमारी संख्या जो है कम हो गई। तो अब अभी जो अपना सारा माहौल चल रहा है उसके बारे में तो बताया, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो संगठन के प्रति इतने साल से आप लगे हुए हैं, और उसमें आपको क्या देखने को मिला? कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें लगा हो कि आपको लगा हो कि हाँ, कि मैंने जो इतनी मेहनत की और सामने ये जो हमारा समर्थन हो रहा है, ये हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। कोई एक ऐसी रैली, जो कोई ऐसा आयोजन जहाँ पर आपको लगा हो? सबसे बड़ी आप खुद ही देखिए कि आगरा में जब कांड हुआ, आपका लालजी राम सुमन जो सांसद था, उसने जो बयान दिया अपने महाराणा सांगा के, जी, गद्दार बोला, तो उन्होंने महाराणा सांगा गद्दार नहीं बोला, उन्होंने हमारे पूरे राष्ट्र को गद्दार बोला। सही बात है। यहाँ का हर एक बच्चा, ऐसा नहीं था कि राणा सांगा के साथ या महाराणा प्रताप के साथ केवल क्षत्रिय ब्राह्मण ही थे, बिल्कुल पूरा समाज था। भील, लोहार, नीची का जो भी वहाँ पे आदिवासी किस समुदाय के होते हैं? एसटी में आते हैं। तो हर बिरादरी साथ था उनके, काशी, मतलब नीच, और उन्हीं के बल पर उन्होंने युद्ध भी लड़ा। क्षत्रिय फ्रंटलाइनर होता था, लेकिन हमेशा उनके पीछे जो है ना ये जातियाँ खड़ी रहती थी, और आज भी हमारे साथ ये जातियाँ खड़ी हैं, ऐसा नहीं है। उस जब लालजी राम सुमन पर हमने किया, तो उसके बाद जब हम लोग दोबारा गए तो लगभग 5 से 7 लाख की संख्या वहाँ पर थी, और उसमें हर बिरादरी का व्यक्ति था हमारे साथ। उसमें यादव भी था, उसमें जो है दलित समाज के बहुत से भाई थे, उसमें ब्राह्मण थे, बस सर्व समाज हमारे साथ था। वो 5 लाख के भीड़ कोई केवल क्षत्रिय नहीं थे, न कोई ब्राह्मण थे, उस सब सर्व समाज के लोग थे। और उस माहौल को देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन हुआ कि हमारे देश में आज भी अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वाभिमान जिंदा है। कि बात जब राष्ट्र और धर्म किया कि सभी जातियाँ एक साथ ही लड़ेंगी। बाकी तो हमको जो लग किया, राजनीति ने लग किया। ये जिस दिन हमारा देश का बच्चा जान जाएगा, हमारे देश का सब समाज जान जाएगा ना कि हमें अलग कौन कर रहा है। आज ये जो यूजीसी लाई है ना, ये हमको अलग करने के लिए लाया गया। आज नहीं समझ में आ रहा है, आज 2 साल बाद 4 साल बाद समझ में आएगी इस चीज़ को। और वो उनका भी जो बयान था, हमको लग रहा है वो राजनीतिक बयान ही था। वो राजनीति, महाराज जी को कमजोर करने के लिए यह बिल लाया गया है। आप जान लीजिए, महाराज जी को आज उन्होंने स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसे पैदा कर दी थी कि सनातन धर्म के नाम पर छोटी बिरादरी से लेकर के बड़ी बिरादरी सब एक साथ जमीन पर बैठ करके सनातन धर्म की बातें कर रहे थे। सर्व समाज समझ लीजिए कि एक साथ था। धर्म यात्राएं निकल रही थी, सनातन यात्राएं निकल रही थी। उनको लगा कि अब इसके बाद जो हमारी दिल्ली की गद्दी है ना, वो छिन जाएगी, वो चली जाएगी योगी जी के पास। इस वजह से जब धर्म हावी होता है तो उसको बांटने के लिए हमेशा जो है
कोई ना जातिवाद, जातियों को लाया जाता है। जैसे अंग्रेजों ने किया था। आपको मैं बता दूं कि जब 1993 में जब यहाँ पे दंगे हुए थे, जब मस्जिद टूटा था बाबरी, तो उसमें धर्म हावी था, मेरा धर्म हावी था, और धर्म को फिर बांटने के लिए फिर जातिवाद को बीच में लाया गया। इसलिए 1993 में सोचिए 19 से दोबारा समाजवादी की सरकार बन गई थी। मस्जिद टूटने के बाद फिर समाजवादी पर सरकार बनी। वो इसलिए बनी कि फिर उन्होंने उस धर्म को कमजोर करने के हमको जाति में विभाजित कर दिया। और इस देश के नागरिकों को यही समझना होगा कि धर्म सर्वोपरि है और सबसे ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद धर्म और हम इरादा में। लगभग लोग जागरूक हो गए हैं जो है महाराज जी के समर्थन में पूरी तरीके से हैं, क्योंकि वो उनके जैसा न कोई पैदा हुआ है, न कोई आगे भविष्य में आएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश, अपने धर्म के लिए सबसे मतलब सब कुछ मानता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जिस हिसाब से जो है लोगों को एकत्रित किया है, पिछले जितने दशक से वो संसद में रहे, अभी विधानसभा में, अब इस वक्त वो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो जागरूकता ले आई है जो हिंदुत्व को लेके और मतलब समाज को एकत्रित लेके जो है जागरूकता लेके आए। जो शायद जो मोदी जी की लहर थी वो जो एक अलग थी, वो इनकी लहर बहुत अलग मतलब वे में दिख रही है और बहुत भव्य दिख रही है। भाई उनके आने के बाद हमारे अयोध्या की स्थिति क्या थी, आज स्थिति देखिए आप, मथुरा की काशी की स्थिति देखिए आप, क्या स्थिति थी आज से 10 साल पहले, आज क्या स्थिति है। तो उनके आने के बाद यह है कि धर्म तो हमारा मजबूत हुआ ही। 500 सालों, हजारों सालों पहले का जो एक अयोध्या थी, वो अयोध्या आज निखर के सामने आ रही है। आज वो बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर सामने आ रहा है। जो हमारी धरोहर थी वो हमको दिखाई पड़ रही कि हमारी धरोहर क्या है। हमारी पहचान बाबर से नहीं, हमारी पहचान खिलजी से नहीं, हमारी पहचान तो हमारे राणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से, हमारे लखपत राव से, हमारी पहचान शिवाजी महाराज से है। तो हमको अपनी पहचान को जो है बराबर रखना है, मजबूत रखना है उसको। तो क्या ये बिल जो है महाराज जी की हल्का सा भी जो है छवि को वो कर पाएगा? 1% नहीं कर पाएगा। समाज का बच्चा जानता है कि महाराज जी इसमें कोई दोषी नहीं है, इसमें जो भी दिमाग लगाया वो गेंद से लगाया है, और उनको कमजोर करने, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर महाराज जी के पीछे पड़ा हुआ है इस समय। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको ये बैठ करके कि 2000 अगला मुख्य प्रधानमंत्री जो होगा ना इस देश का, वो योगी जी होंगे। मतलब ये जितनी भी साजिशें चल रही हैं पूरे हर स्तर पे चल रही हैं, कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, महाराज जी को डिगाने से जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, उसके साथ ईश्वर होते हैं। तो आने वाले साल में आपका जो क्या प्लानिंग है, क्या आपका जो ध्येय है, क्या कि जो है राष्ट्र को लेके और किन चीज़ों में काम करना चाहते हैं? मेरे लिए तो प्रमुख मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म ही है। आगे अगर मौका मिला तो अच्छा करेंगे, समाज करेंगे, जो करेंगे वो देश देखेगा और हमारे समाज को सुरक्षित और एकत्रित रखने का काम हमेशा रहे। बिल्कुल, सदैव रहे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हमारे पास आप कभी भी आओ, एनी टाइम। अगर जो भाई हमको अपने यहाँ देख रहे हैं वो कभी नहीं, मतलब कभी वो ये होता है, फोन आता है पास, भैया मैं दलित समाज से हूँ या इस बिरादरी से हूँ, आप मेरी मदद करेंगे। मतलब मुझे कष्ट होता है कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। सही बात है, और मुझे ना पूछो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ और मैं आपके लिए स्टैंड करूँगा। आप सही हैं तो आप किसी भी जात धर्म के हो, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, वो जो लड़ाई कोई लड़ता नहीं है। तो ये जितनी बातचीत हुई हमारी, और इस बातचीत में काफ़ी चीज़ें निकल के आई और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है खुल के बात की इस पे और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया। तो समाज के युवाओं को क्या एक वो देना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे, एक लास्ट मैसेज जो मतलब अपना वीडियो एंड होते ही एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जिससे कि वो हमेशा एनर्जी से भरे रहें? कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ साथ आपसी जो सामंजस्य है सभी वर्गों से, उसको बना कर रखिए। कभी किसी जातिवाद के बछड़े में एकदम न पड़िए, क्योंकि जातियां जो होती हैं, चुनाव आते हैं, आपके नेता आपको जातियों में बांट देते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, विधायक मंत्री सांसद जाते हैं, और उसके बाद जब आप चुनाव खत्म हो जाता है तो आप दरवाजे बजाएंगे तो आपके 1% मत नहीं करेंगे। वो अपने आप को मजबूत करिए, सबसे बड़ी जरूरी है। सबसे पहले आप स्वयं को मजबूत करिए कि आपको किसी विधायक मंत्री सांसद की आवश्यकता ही ना पड़े, और राष्ट्र और धर्म को सर्वोपरि मानिए। आपका राष्ट्र मजबूत रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे, आपका धर्म मजबूत रहेगा तो आप रहेंगे। राष्ट्र को मजबूत करिए, तभी आपका देश पूरी दुनिया में हमेशा परचम लहराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका इतना समय देने के लिए, और आपने काफ़ी चीज़ों को समय दिया और काफ़ी जानकारी हम लोगों को दी और काफ़ी मुद्दों पे बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।